नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस सीरीज के अंतर्गत हम राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा गत परीक्षाओं में पूछे गए भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था और राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस का डिस्कस कर रहे हैं, जो आपकी आगामी ईओ, आरओ, आरएएस, पीटीआई, पीएसआई, सेकंड ग्रेड टीचर, स्कूल लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होंगे। आज के इस सेशन में हम 29 जनवरी 2023 को जो लेटेस्ट सेकंड ग्रेड एग्जाम का पेपर आयोजित हुआ था ग्रुप सी का, तो उस पेपर में राज्य व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था जो राजस्थान विशेष से हैं उससे जुड़े प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत ये आप देख सकते हैं सिलेबस है इसका, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान। तो आज के इस वीडियो में, इस सेशन में, इस लेक्चर में हम ये जो राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है इसका हम डिस्कस करेंगे, और अगले सेशन में कल हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव भी जरूर दें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नहीं है? राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, और हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर। तो यहाँ पर आपको देखने वाली बात यह है कि राजस्थान का जो राज्यपाल है या किसी भी स्टेट के जो गवर्नर है, वो उस राज्य की जितनी भी सरकारी और निजी जितनी भी यूनिवर्सिटीज है जो राज्य सरकार के अधीन है, उन सारी की सारी यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति होते हैं, चांसलर होते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो विकल्प दिया है राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो ये राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ये राज्य सरकार के अधीन ना होकर के केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है, चांसलर है, ये गवर्नर नहीं है। वर्तमान में अगर बात करें राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर की, तो इस विश्वविद्यालय के वर्तमान में कुलाधिपति के कस्तूरी रंगन है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान परिक्षेत्र के जितने भी राज्य सरकार के अधीन, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके कुलाधिपति कौन होते हैं? राज्यपाल। लेकिन जो केंद्रीय सरकार के अधीन जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके कुलाधिपति राज्यपाल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता, यानी कि विधानसभा का अगर सदस्य डिस्क्वालिफाई हो जाता है, निर्योग्य हो जाता है, तो उस संबंध में निर्णय है वो राज्यपाल के द्वारा किसकी सलाह पर किया जा सकता है? तो विधानसभा अध्यक्ष, विकल्प 2 है मुख्यमंत्री, 3 है निर्वाचन आयोग और 4 है राष्ट्रपति। तो देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 191 में बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना है। 191 के क्लोज 1 में कहा गया है विधानसभा के सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, निर्योग्यता के बारे में, और इसमें कुछ काफी अलग अलग सेगमेंट में, अलग अलग क्लोज में इन्होंने बताया है, संविधान में ये बताया गया है कि किस किस आधार पर विधानसभा के सदस्य को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो आप सभी को पता होगा, अगर कोई सदस्य किसी लाभ का पद धारण कर लेता है, विधानसभा का सदस्य है लेकिन किसी लाभ का पद धारण कर लेता है, तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अब लाभ के पद में आपको ध्यान में रखना है कि राज्य सरकार या भारत सरकार में अगर कोई वो मंत्री बन जाता है तो ये मंत्री लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आएगा। तो पहली बात है डिस्क्वालिफिकेशन की, अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी लाभ का पद धारण कर देता है, या फिर वह विकृतचित या पागल घोषित कर दिया हो किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा, या वह दिवालिया हो गया हो। ठीक है, तो पागल, विकृतचित, दिवालिया, या फिर जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं शेड्यूल है, इसमें दल बदल के बारे में कही गई है। तो अगर कोई सदस्य
दल बदल के आधार पर नियोग्य हो जाता है। तो इस प्रकार की किसी भी स्थिति में अगर कोई विधानसभा का सदस्य डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो उस डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में जो निर्णय करेगा वो राज्यपाल करेगा, और राज्यपाल किसकी सलाह पर करेगा? सब विवेक से राज्यपाल निर्णय नहीं कर सकता है। ध्यान रखना है, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा है वो उस पर निर्णय लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा, और निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा किया गया विनिश्चय, राज्यपाल के द्वारा लिया गया निर्णय वो अंतिम निर्णय माना जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि राज्यपाल ये जो निर्णय है ये किस अनुच्छेद के तहत लेते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा निर्णय लिया जाता है अनुच्छेद 192 के तहत। और निर्योग्यता संबंधी प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में है? तो निर्योग्यता डिस्क्वालिफिकेशन संबंधी जो प्रावधान है वो आर्टिकल 191 के क्लोज ए के अंतर्गत दिए हुए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसी प्रकार से अगर कोई लोकसभा का सदस्य निर्योग्य हो जाता है तो उस पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय किया जाता है, और वो भी निर्वाचन आयोग की सलाह पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ राजस्थान के मुख्य सचिव और आगे राजस्थान के मुख्यमंत्री दिए हुए हैं। यहाँ पर कौन से जो सचिव हैं किस मुख्यमंत्री के साथ में उन्होंने कार्य किया? तो देखिए इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, करेक्टली मैच कौन सा पेयर नहीं है? सीके मैथ्यू, वसुंधरा राजे, तो ये गलत है, सुमेलित नहीं है। सीके मैथ्यू अशोक गहलोत के समय राजस्थान के मुख्य सचिव रहे थे। राजीव महर्षि की बात करें तो राजीव महर्षि अशोक गहलोत नहीं बल्कि वसुंधरा राजे के समय राजस्थान के मुख्य सचिव रहे थे। मीठालाल मेहता, भैरू सिंह शेखावत, तो ये बिल्कुल सही है। और केपीयू मेनन जो राजस्थान के उप लोकायुक्त भी रह चुके हैं, ये आपके मोहनलाल सुखाड़िया के समय राजस्थान के मुख्य सचिव रहे थे, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसमें दो तो सही है, दो ही गलत है। और पूछा है प्रश्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका डिलीटेबल है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। आइए हम देख लेते हैं कि वसुंधरा राजे के समय और अशोक गहलोत के समय कौन कौन से जो व्यक्ति है वो मुख्य सचिव के रूप में है वो रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये सूची देख सकते हैं अच्छी तरीके से। देखिए वसुंधरा राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर रही है, और अशोक गहलोत तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में है वो कार्यरत है। तो देखिए पहले बात करते हैं वसुंधरा राजे की। तो वसुंधरा राजे सर्वप्रथम राजस्थान की जो मुख्यमंत्री बनी थी वो 8 दिसंबर 2003 से 13 दिसंबर 2008 तक मुख्यमंत्री रही थी। अब 8 दिसंबर 2003 से लगा करके 13 दिसंबर 2008 तक इस मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्रित्व काल में कौन कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं? तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, एक तो है आर के नैयर। तो आर के नैयर ये 26 दिसंबर 2002 को बने, यानी कि ये आपके अशोक गहलोत के समय भी मुख्य सचिव थे, और उसके बाद में वसुंधरा राजे 8 दिसंबर 2003 को आई, तो उस समय भी आर के नैयर है वो राजस्थान के मुख्य सचिव थे। तो आर के नैयर, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दोनों के समय ही राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं। इसके अलावा वसुंधरा के समय अनिल वैश जो कि 2005 से लगा करके 7 तक रहे, और उसके बाद में डीसी सामंत ये 30 जून 2007 से लगा करके 27 फरवरी 2009 तक रहे, यानी कि ये आपकी 2007 से लगा करके 2009 तक, यानी कि 2008 तक वसुंधरा रही थी। तो डीसी सामंत भी वसुंधरा के समय और अशोक गहलोत के समय, यानी कि अशोक गहलोत जब आपके 2008 से लगा करके 13 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय डीसी सामंत अशोक गहलोत के समय भी राजस्थान के मुख्य सचिव रहे थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। डीसी सामंत, अनिल वैश और आर के नैयर ये इन्हें वसुंधरा राजे के समय मुख्य सचिव रहे हैं। डीसी सामंत और आर के नैयर अशोक गहलोत के समय भी मुख्य सचिव रहे थे। ठीक है, उसके बाद में इनका दूसरा टेन्योर अगर देखा जाए वसुंधरा राजे का, तो वसुंधरा राजे का सेकंड जो टेन्योर था वो 13 दिसंबर 2013 से लगा करके 17 दिसंबर 2018 तक रहा था। तो इस समय राजस्थान के मुख्य जो सचिव है वो CS रंजन रहे थे 20 अक्टूबर 2013 से लगा करके 22 दिसंबर 2013 तक।
ठीक है। तो सी एस रंजन, राजीव महर्षि, सी एस रंजन एक बार पुनः आए। उसके बाद में ओम प्रकाश जी मीणा, अशोक जी जैन, निहाल चंद गोयल और डीबी गुप्ता, ठीक है, देवेंद्र भूषण गुप्ता। तो ये मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय जो मुख्य सचिव है वो रहे हैं। कौन कौन? आर के नैयर, अनिल वैश, डीसी सामंत, सी एस रंजन, राजीव महर्षि, सी एस रंजन, ओम प्रकाश मीणा, अशोक जैन, निहाल चंद गोयल और डीबी गुप्ता, ठीक है। तो ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। बहुत बार पूछे जाते रहे हैं कि कौन वसुंधरा राजे के समय मुख्य सचिव, इस प्रकार से आपसे सुमेलित करवा दिए जाए। और अब बात करते हैं अशोक गहलोत की। तो अशोक गहलोत देखिए, सर्वप्रथम जो मुख्यमंत्री बने थे ये 1 दिसंबर 1998 को बने थे और 1 दिसंबर 1998 से लगा करके 8 दिसंबर 2003 तक। तो इनके समय जो मुख्य सचिव रहे वो आपके शुरुआती दौर पर अरुण कुमार, उसके बाद में इंद्रजीत खन्ना, आर के नैयर, ठीक है, ये पहले टेन्यूर में रहे। सेकंड जो इनका टेन्यूर था वो 13 दिसंबर 2008 से लगा करके 13 दिसंबर 2013 तक रहे। और इस समय डीसी सामंत कुशाल सिंह, ये राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के समय है वो मुख्य सचिव रही थी, तो ये महिला थी और अशोक गहलोत के समय रही थी। आप कंफ्यूज होकर वसुंधरा राजे ना कर दे तो ध्यान में रखना है। और दूसरी महिला मुख्य सचिव ये भी अशोक गहलोत के समय ही कार्य कर रही है, ठीक है। तो श्रीमती कुशाल सिंह 27 फरवरी 2009 से 30 अक्टूबर 2009 तक रही। इसके बाद में टी श्रीनिवासन, सलालुद्दीन अहमद, ये आपके 2000 जो आपका 13 दिसंबर 2008 से लगा करके 13 दिसंबर 2022 तक का जो टेन्योर रहा था इस समय, 13 दिसंबर 2013 तक का जो टेन्योर रहा था 8 से 13, तो इस समय रहे थे, ठीक है। इसके बाद में आपके ये सीके मैथ्यू भी है, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था, सीके मैथ्यू। और उसके बाद में आपके सी एस रंजन, ठीक है। अब बात करते हैं 2018 से एट प्रेजेंट तक, ठीक है। तो 2018 में आपके डीबी गुप्ता जो पहले वसुंधरा के समय थे और वसुंधरा के बाद में अशोक गहलोत आ गए, तो अशोक गहलोत के समय और वसुंधरा दोनों के समय डीबी गुप्ता रहे हैं। इसके बाद में राजीव स्वरूप, निरंजन आर्य और श्रीमती उषा शर्मा जो वर्तमान में है 31 जनवरी 2022 से कंटिन्यू कार्य कर रही है मुख्य सचिव के रूप में। तो ये जो मुख्य सचिवों की सूची है बहुत ही काफी मेहनत से आपके लिए तैयार की है, तो आपको काफी अच्छी तरीके से इनको है वो ध्यान में रखना है और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन चीजों को है वो आप बार बार मेमोराइज करेंगे तो आपकी चीजें अच्छी तरीके से है वो याद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है? आरपीएससी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो आरपीएससी के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से हमने डिस्कस भी किया है बहुत बार। तो देखिए, इसकी स्थापना दिसंबर 1949 को हुई। प्रारंभ में इसके अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे, तो ये इसका गलत है। प्रारंभ में हमने क्योंकि पढ़ा, पिछले ही पेपर में आपको बताया कि प्रारंभ में इसके अध्यक्ष सहित 3 सदस्य थे, यानी कि 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य थे, ना कि 4, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो आरपीएससी की जो स्थापना होती है वो 22 दिसंबर 1949 को होती है, ठीक है, 22 दिसंबर 1949 को। और आरपीएससी का अध्यादेश जो जारी होता है वो आपका अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को, यानी कि 20 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश जारी हुआ। 22 दिसंबर 1949 को यह अध्यादेश गजट में प्रकाशित हुआ और यहीं से इसी तिथि से 22 दिसंबर 1949 से ही राजस्थान लोक सेवा आयोग की गठन या स्थापना तिथि मानी जाती है। 1951 में राज प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित यानी कि रेगुलेटिंग करने के उद्देश्य से विनियम यानी कि रेगुलेशन पारित किए। तो बिल्कुल हमने पिछले ही पेपर में आपको बताया था कि 1951 में राज प्रमुख के द्वारा 2 विनियम रेगुलेशन पारित किए थे, सेवा शर्तों का और कार्य संबंधी, ठीक है। तो ये जो 2 रेगुलेशन है ये 1951 में पारित किए गए थे, जिसका एक का नाम है राजस्थान लोक सेवा
आयोग सेवा शर्तें नियम 1951 और राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा नियम 1951। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में बात करें तो भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद संख्या 16 है, 234 है और 315 से लगा करके 324 है, इसमें विशेष रूप से लोक सेवा आयोगों के कार्य और अधिकार क्षेत्र के बारे में वो वर्णन मिलता है। कौन से में? 16, अनुच्छेद 16 है, 234 है, ठीक है। इसके अलावा 315 से लगा करके 323, इसमें विशेष तौर पर जो लोक सेवा आयोग है उसके कार्य और अधिकार क्षेत्र के बारे में विशेष रूप से है वो जानकारी मिलती है। 16, 234 और 16, 234, 315 से 323 ये अनुच्छेद है लोक सेवा आयोग के संबंध में। और मुख्य न्यायाधीश एस के जो घोष है ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले है वो चेयरमैन बने थे, अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है बहुत ही अच्छी तरीके से। राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश जारी हुआ 20 अगस्त 1949 को, गठन हुआ 22 दिसंबर 1949 को। स्टार्टिंग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। वर्तमान में आपसे पूछा जाए तो एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य है, यानी कि अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? 8 है। और इसके रेगुलेशन जो विनियम है ये 1951 में पारित हुए और एस के घोष इनके पहले अध्यक्ष बनाए गए। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग अगर बात करें कि राजस्थान के गठन के समय राजस्थान के 22 प्रांतों में से कितने प्रांतों में लोक सेवा आयोग है वो कार्यरत थे? तो केवल 3 प्रांतों में, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग है वो कार्यरत थे। तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लोक सेवा आयोग के संबंध में आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि लोक सेवा आयोग के जो सदस्य है और अध्यक्ष है इनका कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होता है। और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी अगर गठन होता है तो उसमें भी आयोग के सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष होता है। लेकिन जो यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग है, उसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आ गया है मानवाधिकार आयोग। तो मानवाधिकार आयोग के संबंध में कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है वो पूछा गया है, आपको सम्मिलित करना है। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ये अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? मानव अधिकार, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है, इसे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 1 में 2 हो जाएगा, तो 1 में 2 आपका 1 में भी है और विकल्प 3 में भी है। आगे देखते हैं तो यहाँ पर 2 और 4 है, ये सीधे तरीके से है क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। तो इसमें आपका 2 और 4 तो बिल्कुल होगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। ठीक है, तो मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो मानवाधिकार आयोग का गठन का यहाँ पर फॉर्मेशन का मतलब है कि मानवाधिकार आयोग ने कार्य करना कब शुरू किया। ठीक है, यानी कि इनके अध्यक्ष वगैरह कब नियुक्त हुए, इन्हें कार्य करना कब शुरू किया? तो गठन हो गया था आपका 2000 में। तो यहाँ पर 2 के बाद में 2 और इसमें दिया हुआ है 3। तो 3 का बारे में देखें तो मानवाधिकार आयोग का गठन 3 में अगर सम्मिलित करेंगे तो 2006 आएगा। तो 2006 तो बिल्कुल है नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले में 2 और दूसरे में 1, यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन है 2000 में। ठीक है, तो 3 नंबर विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम। तो मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम है वो 2006 में लागू हुआ था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, इसमें अब तक कितनी बार संशोधन हो चुके हैं? 2 बार। एक तो 2006 में हुआ था और एक 2019 में हुआ था। अगर राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में बात करें तो उसमें महत्वपूर्ण जो संशोधन था 2006 की बात करें तो 2006 से पहले राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, यानी कि 1993 वाले में एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य हुआ करते थे। लेकिन आपका
ये जो संरक्षण अधिनियम 2006 वाले इसमें संशोधन किया है, तो इसमें क्या कर दिया है कि एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्यों का प्रावधान है वो कर दिया गया है, ठीक है। और 2009 में राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान ये किया गया था कि पूर्व में इसके जो अध्यक्ष है वो केवल और केवल जो हाईकोर्ट है उसके पूर्व मुख्य न्यायाधीश को ही इनका अध्यक्ष बनाया जा सकता था, लेकिन 2019 में राज्य मानवाधिकार आयोग और जो आपका केंद्रीय मानवाधिकार आयोग है उन दोनों में ही यह संशोधन किया कि राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में हाईकोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश और हाईकोर्ट का कोई भी जज है तो वो भी मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है वो नियुक्त किया जा सकता है। तो आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो 2019 में किया गया है संशोधन के साथ में। और सदस्यों संबंधित जो प्रावधान है 1+4 वाला जो पहले वाला था तो उसको प्रतिस्थापित करके कितना कर दिया है, 1+2 कर दिया है। इसके अलावा 2019 में एक महत्वपूर्ण संशोधन यह भी हुआ था कि पहले अध्यक्ष और सदस्यों का जो टेन्यूर था, पदावधि थी, वो 5 वर्ष की थी और वर्तमान में कर दिया है 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु, ठीक है। तो 5-70 की जगह कितनी कर दी है, 3 वर्ष और 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तब तक मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य है वो कार्यरत रहेंगे। तो ये महत्वपूर्ण संशोधन 2019 में किया और जो सदस्य वाला था 2006 में किया, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना, तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना जारी हुई थी वो 18 जनवरी 1999 को जारी हुई थी और मार्च 2000 में कार्य करना है वो शुरू कर दिया था, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी। नेक्स्ट है राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है। तो ये प्रश्न भी बहुत बार घुमा फिरा कर पूछा गया है, ठीक है। राजस्थान पंचायती राज जो अधिनियम है ये मूल रूप से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 है, ठीक है। और ये अधिनियम राजस्थान में लागू हुआ था, ये अधिनियम राजस्थान में लागू अगर होने की बात करें तो ये लागू हुआ था 23 अप्रैल 1994 को। 23 अप्रैल 1994 को ये अधिनियम लागू हुआ था, ठीक है। तो इस अधिनियम में बहुत बार समय समय पर संशोधन भी होते रहे, जिसमें कि 2021 में संशोधन किया गया और इस संशोधन के माध्यम से जो पहले ग्राम सेवक जो नाम था, इस ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी के नाम के रूप में है वो प्रतिस्थापित है वो किया गया था। तो यहाँ पर दिया गया है कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम सचिव या ग्राम अधिकारी। तो ग्राम अधिकारी नहीं, ग्राम विकास अधिकारी। और किस धारा में संशोधन करके ये परिवर्तन किया गया था, तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 की उपधारा 2 में ये संशोधन है वो किया गया था। ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी कहा गया, ठीक है। और 2019 में भी इसकी धारा 19 में परिवर्तन करके 19 में संशोधन करके जो पंचायती राज संस्थाओं में जो सदस्य होते हैं, चेयरपर्सन्स होते हैं विभिन्न संस्थाओं के, तो उनके लिए जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता थी उनको समाप्त कर दिया था पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 की धारा 19 में संशोधन करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट है 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे। तो 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान 3 बार विधानसभा उपचुनाव हुए थे। और कितनी विधानसभा के स्थानों पर हुए थे, तो स्थानों पर पूछा है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 7। लेकिन कितनी बार उपचुनाव हुए, तो ये 3 बार हुए। आप यहाँ पर देख लीजिए बाय इलेक्शन इन राजस्थान। पहली बार जो उपचुनाव हुए थे वो 2018 में हुए थे, जिसमें राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों पर अलवर, अजमेर और मांडलगढ़, ये 3 विधानसभा सीटों पर 2018 में हुए। तत्पश्चात 2021 में भी उपचुनाव हुए, जिसमें सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद इन 3 सीटों पर हुए। तो 3 और 3 6 हो गई। और 2022 में भी एक बार पुणे
आपका बाई इलेक्शन हुआ था, जो कि सरदार शहर की सीट पर हुआ था। तो इस प्रकार से 2018 में 3, 2021 में 3 और 2022 में 1, यानी कि 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं। कितनी बार उपचुनाव हुए? तो 3 बार। नेक्स्ट है 2017 में राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 116, 129, 132 और 176। तो राजस्थान के अगर विधानसभा सदस्य की बात करें तो इनका मत मूल्य, चाहे 2017 के राष्ट्रपति चुनाव की बात करें या फिर रिसेंटली जो हुए हैं इनके राष्ट्रपति चुनाव की, 2022 के राष्ट्रपति चुनाव की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का जो मत मूल्य है वो 129 होता है, ठीक है। 128 पॉइंट कुछ है, तो इसे मोटे तौर पर 129 ही कहेंगे, ठीक है। अब विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य है वो कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जनसंख्या में भाग दिया जाता है, किसका? जनसंख्या बटा विधानसभा सदस्य संख्या, ठीक है। जैसे कि अगर राजस्थान की जनसंख्या की बात करें तो इसमें जनसंख्या है ये 1971 वाली काउंट की जाती है, यानी कि 1971 में राजस्थान की जो जनसंख्या थी उसी राजस्थान की जनसंख्या को राजस्थान में वर्तमान में जो विधानसभा सीटें हैं 200, इसमें भाग दिया जाता है, ठीक है। अगर 1971 में राजस्थान की जनसंख्या की बात करें तो 2,57,00,000 और 65,000 के समथिंग कुछ जनसंख्या थी, 2,57,00,000 के समथिंग, तो उसमें भाग दिया जाता है विधानसभा सीटों की। तो विधानसभा सीटें कितनी थी? 200, ठीक है। इसके बाद में जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को पुनः 1000 से है वो डिवाइड किया जाता है। 1000 से जब हम भाग देंगे तब हमारी जो वैल्यू उभर कर आएगी वो आएगी 128.82%, ठीक है। 128.82, ठीक है। 128% नहीं, सॉरी, 128.82 ये जो वैल्यू आएगी यही मोटे तौर पर यानी कि 129 है, ठीक है। तो वर्तमान में अगर बात करें तो ये फॉर्मूला है 1971 की जनगणना को आधार मानते हुए राष्ट्रपति के चुनावों के मतों का है वो मूल्यांकन किया जाता है कि एक विधानसभा के सदस्य का मत मूल्य है वो कितना होगा, ठीक है। तो 129। और अगर सांसद का मत मूल्य पूछा जाए कि राजस्थान के एक सांसद का मत मूल्य कितना है, तो सांसद का मत मूल्य लगभग 708 होता है, यानी कि एक सांसद अगर वोट करते हैं तो उसकी वैल्यू है 708, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और वर्तमान में जो पुनर्समायोजन अभी तक नहीं हुआ है जनसंख्या वाला, तो 2026 के बाद में जो भी पहली जनसंख्या होगी उस जनसंख्या के आधार पर जो आपके क्षेत्र है विधानसभा और लोकसभा के, उनका है वो पुनर्समायोजन है वो किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्याग पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकल्प 1 दिया हुआ है, कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा। तो बिल्कुल सही है। अगर विधानसभा का कोई सदस्य अगर रिजिग्नेशन देना चाहे, अपना त्यागपत्र देना चाहे, तो अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को है वो नोटिफाई करेगा। दूसरा है, यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक है और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है, अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है। तो यह बात भी बिल्कुल ही सही है, सत्य है, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों ही सत्य है। तीसरा है कि यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र किसी पोस्ट या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त होती है, अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए किसी की त्यागपत्र स्वैच्छिक है और असली है जांच करवा सकता है जैसा वह उचित समझे। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि काफी बार किसी विधानसभा के सदस्य को बाय पोस्ट कोई दूसरे ही व्यक्ति फर्जी रूप से, फ्रॉड रूप से त्यागपत्र है वो प्रेषित कर देते हैं।
तो अब ऐसी सिचुएशन में अध्यक्ष है वो क्या करेगा, किसी पोस्ट के माध्यम से आता है त्याग पत्र या किसी अन्य माध्यम से उन्हें प्राप्त होता है, तो वो स्वयं की सर्टिफिकेशन के लिए, संतुष्टि के लिए उसकी है वो जांच करवा सकता है कि भाई त्याग पत्र असली है, स्वैच्छिक है या नहीं है। ठीक है, तो ये बात भी सही ही है। नेक्स्ट है, कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। तो यहाँ पर गड़बड़ है, ये बात गलत है। कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिन, यानी कि ऐसी कोई विशेष समयावधि का वर्णन नहीं मिलता है। अगर कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है और अध्यक्ष जब तक उस त्यागपत्र को स्वीकार नहीं कर लेता है तब तक वो वापस ले सकता है। अध्यक्ष जब से अध्यक्ष अगर त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है और अध्यक्ष उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके बाद में वो वापस नहीं ले सकते हैं। और स्वीकार नहीं किया, चाहे 30 दिन क्या 2 महीने का टाइम भी लग गया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके पास में पड़ा है, तो वो वापस ले सकते हैं। तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं, अगर सदन के कोई भी सदस्य है वो अपना त्याग पत्र देना चाहे तो उसका प्रारूप क्या है और कौन कौन सी इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं। तो ये तो है त्याग पत्र। देखिए, जो सदस्य सदन के अपने स्थान का त्याग करना चाहे वह सदन के अपने स्थान का त्याग करने के विचार की सूचना अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा निम्न रूप से देगा। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात है, आगामी परीक्षा में एक फैक्चुअल क्वेश्चंस के रूप में भी दिया जा सकता है कि अगर विधानसभा सदन का कोई भी सदस्य अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो त्याग पत्र किसको संबोधित करेगा, विधानसभा के अध्यक्ष को, विधानसभा सचिवालय के सचिव को, या फिर विधानसभा के उपाध्यक्ष को, या मुख्यमंत्री को, या राज्यपाल को। तो इसमें से अगर आपसे पूछा जाए तो विधानसभा के जो भी सदस्य हैं अपना रेजिग्नेशन देना चाहे तो विधानसभा के अध्यक्ष को सूचित करेगा। ठीक है, और इसमें क्या लिखेगा, देखिए, सेवा में अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा जयपुर श्रीमान में एतद द्वारा दिनांक लिखेंगे आगे से सदन से अपने स्थान से पद त्याग करता हूँ। इसके बाद में स्थान, तिथि और बहुदलीय सदस्य राजस्थान विधानसभा विभाजन संख्या इस प्रकार से लिख करके त्याग पत्र है वो सौंपेगा। उसके बाद में क्या प्रोसीजर रहेगी, तो यदि कोई सदस्य त्याग पत्र अध्यक्ष को व्यक्तिगत यानी कि पर्सनली देता है और उसे सूचित करता है कि त्याग पत्र स्वेच्छा और वास्तविक है, यानी कि मैं अपनी इच्छा से दे रहा हूं और बिल्कुल ही रियल है, तो अध्यक्ष क्या करेगा, उसके विपरीत कोई सूचना या ज्ञान नहीं है और अध्यक्ष को उसके विपरीत कोई सूचना या ज्ञान नहीं है तो अध्यक्ष तुरंत त्याग पत्र स्वीकार कर लेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये हो गया। अब दूसरा स्टेप आ गया, किसी डाक के मार्फत प्राप्त होता है, ठीक है, या किसी अन्य के माध्यम से अध्यक्ष को कोई त्याग पत्र है वो प्राप्त होता है, तो वो अपने समाधान यानी कि खुद के सर्टिफिकेशन के लिए जांच करवा सकता है कि त्याग पत्र है वो वास्तविक है और स्वेच्छा है या नहीं है। यदि अध्यक्ष का या तो स्वयं या विधानसभा सचिवालय की एजेंसी के मार्फत या किसी ऐसी अन्य एजेंसी जो वह ठीक समझे कि मार्फत संक्षिप्त जांच के पश्चात समाधान हो जाता है कि त्यागपत्र स्वेच्छा या वास्तविक नहीं है तो त्यागपत्र को स्वीकार नहीं करेगा। तो अब ये जो अध्यक्ष है वो उसकी जांच कैसे करेगा, देखिए, अध्यक्ष का या तो स्वयं या विधानसभा सचिवालय की एजेंसी के माध्यम से या किसी ऐसी एजेंसी जो वह ठीक समझे, यानी कि वो जांच करवाएगा, या तो स्वयं कर सकता है या विधानसभा के सचिवालय की किसी एजेंसी के माध्यम से जांच करवा सकता है। ठीक है, और उस जांच के माध्यम से उन्हें पता चलता है कि ये जो त्यागपत्र है, ये रेजिग्नेशन है, ये ओरिजिनल नहीं है, फ्रॉड है, फर्जी है, तो वह उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किए जाने से पूर्व त्यागपत्र वापस ले सकेगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा यानी कि 30 दिनों के अंदर अंदर त्यागपत्र है वो वापस ले सकेगा। ठीक है, तो 30 दिनों का कोई प्रावधान नहीं है, जब तक अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर ले उससे पूर्व वो वापस है वो ले सकेगा। इसके बाद में और भी कुछ प्रावधान है, देखिए, अध्यक्ष किसी सदस्य का त्यागपत्र स्वीकार करने के पश्चात यथासंभव शीघ्र सदन को सूचना देगा कि सदस्य ने सदन के अपने स्थान का त्याग कर दिया है और उसने त्याग पत्र स्वीकार कर दिया है। तो देखिए, त्याग पत्र संबोधित भी अध्यक्ष को करेगा और अध्यक्ष उसे स्वीकार करके
उसको है वो फाइनली एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के बाद में अध्यक्ष के माध्यम से ही सदन को है वो सूचना दी जाएगी कि सूचित किया जाएगा कि इस व्यक्ति ने, इस विधानसभा के सदस्य ने अपना त्याग पत्र दे दिया है और हमने स्वीकार कर लिया है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सदन नहीं चल रहा होता है तब क्या सिचुएशन होगी, तो जब सदन सत्र में नहीं होता है यानी कि विधानसभा का सेशन नहीं चल रहा होता है तो अध्यक्ष सदन की फिर से बैठक होने के तुरंत पश्चात सदन को सूचित करेगा। यानी कि इसकी सूचना, यानी कि त्याग पत्र अध्यक्ष को दे दिया लेकिन सदन चल नहीं रहा है, तब सूचना कब देगा? तब सूचना अध्यक्ष के द्वारा जैसे ही सदन स्टार्ट होगा तो तुरंत उसके स्टार्ट होने के बाद में वो सूचित है वो कर देंगे। इसके साथ साथ एक सचिव की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो भी आपको ध्यान में रखना है कि अध्यक्ष द्वारा किसी सदस्य के त्याग पत्र स्वीकार कर लेने के बाद यथासंभव शीघ्र सचिव इस जानकारी को विधानसभा समाचार और राजपत्र में प्रकाशित कराएगा। यानी कि इसकी जो सूचना है वो राजपत्र में प्रकाशित कौन करवाएगा? निर्वाचन आयोग को इसकी सूचना कौन भेजेगा? विधानसभा के समाचारों में इसकी सूचना है वो कौन प्रकाशित करवाएगा? तो ये काम है किसका? विधानसभा के सचिव का। लेकिन विधानसभा के जो सदस्य है उनको इसकी जानकारी है वो अध्यक्ष देगा। लेकिन बाहर जितने भी सोर्सेज है, मीडिया है, चाहे गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित करवाना हो या फिर निर्वाचन आयोग को इसकी अग्रिम कार्रवाई के लिए इसका नोटिफिकेशन भेजना हो, तो वो सारा का सारा जो प्रक्रिया है वो विधानसभा के सचिव के द्वारा है वो की जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर देखिए अधिसूचना की एक जो प्रति है निर्वाचन आयोग को इस प्रकार कोई रिक्ति की पूर्ति हेतु कार्य करने के लिए भेजेगा। तो विधानसभा का जो आपका पद है वो एक रिक्त हो गया है, तो इसके लिए चुनाव कौन करवाएगा? निर्वाचन आयोग करवाएगा। तो निर्वाचन आयोग को ये नोटिफिकेशन भेजेगा सचिव कि भाई यहाँ पर एक सीट है वो रिक्त हो गई है, उक्त व्यक्ति ने त्याग पत्र दे दिया है और आप इसके लिए शीघ्र निर्वाचन करवा करके इस सीट की वापस है वो भरपाई करें। ठीक है। तो ये बात है। परंतु जहां पद त्याग की किसी भविष्य की तारीख से प्रभावी होना है तो ये जानकारी विधानसभा समाचार और राजपत्र में उस तारीख से पहले प्रकाशित नहीं की जाएगी जिससे प्रभावी होना है। तो ये जो डेट है ये आपकी स्वीकार करने के बाद में ही प्रकाशित की जाएगी, पहले नहीं की जाएगी। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया हो गई सदन के स्थानों का त्याग पत्र और उसकी रिक्तियों के संबंध में कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन विधानसभा के सदस्यों तक सूचना पहुंचाएगा, कौन निर्वाचन आयोग तक सूचना पहुंचाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। परीक्षा में निश्चित रूप से यहाँ से आपके सवाल आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, तो इन चीजों को अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका क्लियर हो गया होगा, कोई सदस्य अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना त्याग पत्र वापस ले सकेगा। ये बिल्कुल ही गलत है। जब तक स्वीकार नहीं कर लेता उससे पहले तक है वो वापस ले सकता है। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल है। तो राजस्थान विधानसभा में अलग अलग समितियां बनी हुई होती हैं, जैसे जनलेखा समिति, इसे जनलेखा समिति और लोक लेखा समिति एक ही चीज है। नियम समिति हो गई, प्राक्कलन समिति हो गई। ठीक है। तो यहाँ पर लोक लेखा या जनलेखा समिति के बारे में बात की गई है। तो लोक लेखा समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष होता है। ठीक है। और अध्यक्ष चाहे तो इस कार्यकाल को 6 वर्ष के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और इन जो सदस्य हैं इन समितियों के, तो इन सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति की प्रणाली के माध्यम से होता है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं सदस्यों के अंदर से यानी कि क्रमिक रूप से इनका है वो निर्वाचन होता रहता है। 1 साल के बाद में प्रत्येक सदस्य है वो अपना पद त्याग है वो करते रहते हैं और नए सदस्यों का इसमें है वो चुनाव किया जाता रहता है। और अध्यक्ष चाहे तो 6 माह के लिए इसका कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। इस सदस्य में अधिकतम यानी कि इस समिति में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो प्राक्कलन जो लोक लेखा समिति है इसमें 15 सदस्य होते हैं, आपको ध्यान में रखना है 1 वर्ष के लिए। तो इसमें एक आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों के सही समूह को पहचानिए। तो राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण 1976 के तहत जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में 4 संभाग को है वो शामिल किया गया है। कौन कौन से संभाग हैं? जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा। इसके
अलावा शेष जो संभाग बचे हैं, यानी कि जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, ठीक है, और उदयपुर संभाग, ठीक है। तो ये जो 3 संभाग है ये आपकी जोधपुर पीठ के अंतर्गत आते हैं। जोधपुर पीठ के अंतर्गत 3 संभाग और जयपुर पीठ के अंतर्गत है वो 4 संभाग है वो आते हैं, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अब जो नए संभागों का फॉर्मेशन वगैरह हुआ है तो उसका अभी ऑफिशियली किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, सीमांकन नहीं हुआ है, तब तक आपको ये पुराने वाले ही चीजें अच्छी तरीके से याद रखना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन से जुड़े रहने के लिए, अंत तक देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप अपना सुझाव है वो जरूर दीजिए। इसके अलावा बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। वहां पर आपको राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की क्वालिटी टेस्ट सीरीज, स्मार्ट कोर्सेज और भी बहुत कुछ मॉक टेस्ट इत्यादि आपको मिलते रहेंगे। तो ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन का जरूर हिस्सा बने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के संबंध में अपने सुझाव प्रतिक्रिया इस कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्र के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।